ओके। आप सबको सुप्रभात। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे। ठीक है ना। प्रेमचंद के फटे जूते जो है एक व्यंग्यात्मक निबंध है। ठीक। और इस व्यंग्यात्मक निबंध में हम लोग ये देखेंगे कि समाज है हमारा, समाज में जो लोग हैं और उनके व्यवहार की वजह से जो असर पड़ता है वो हम जानेंगे। इस पाठ में खास करके ये दिखाया गया है कि इस समाज में लोग दिखावे की प्रवृत्ति काफी रखते हैं। ठीक है ना। जो हमारे समाज के लिए नुकसानदेह है। तो क्या ये सही है, सही नहीं है, या कितना उचित है, उचित नहीं है, या बिल्कुल ही अनुचित है, ये खास करके इन बातों पर हरिशंकर परसाई ने विचार व्यक्त किया है और व्यंग्यात्मक ढंग से अपने विचार को व्यक्त किया उन्होंने। व्यंग्यात्मक ढंग से कहने का तात्पर्य यह है, जब हम किसी बात को सीधे तौर पर ना कहकर ना, जब किसी बात को किसी घुमाकर या अन्य तरीके से कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी बात को रखा जाए तो उसे हम व्यंग कहेंगे। ठीक है ना। हरिशंकर प्रसाद जी खास करके अपने व्यंग लेखकों की वजह, व्यंग रचनाओं की वजह से बहुत ही विख्यात हैं और इसी वजह से उन्हें ख्याति मिली है। ठीक है ना। प्रेमचंद के फटे जूते में जो यह पाठ है, इस पाठ में आखिर उन्होंने प्रेमचंद का फटा जूता क्यों लिया। देखिए, आज हम समाज में क्या देखते हैं कि लोगों के पास जो होता है उससे कई अधिक वो दिखाना पसंद करते हैं। कोशिश यही रहती है उनकी। कहने का तात्पर्य क्या है, हम लोगों ने अक्सर ये कहावत सुनी है कि जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं आपसे यह भी नहीं कहता हूं, देखिए किसी बात को जो है ना, हम किस ढंग से लेते हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम यहाँ क्या देखते हैं कि मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं कि मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर आप जितने हैं उतने में ही सीमित रहें, नहीं। फिलहाल वर्तमान स्थिति में आपके पास जो है उससे आप खुश रहें और उसी का इस्तेमाल करके, उसी का प्रयोग करके लाभ उठाएं और जीवन में आगे बढ़ें। परंतु जीवन विकास के लिए भी सोचिए। परंतु ऐसा नहीं है कि हम किसी से कर्ज लेकर या किसी से मांग कर या किसी और से प्राप्त कर हम वो दिखाएं कि ये हमारे पास है। आपको मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। देखिए हुआ क्या। देखिए एकदम सिंपल है। आप जब सुनेंगे आपको शायद बातें समझ में आएंगी। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे जरा हाथ धोने जाना है, आप जरा मेरा मोबाइल पकड़िएगा। उसने कहा ठीक, मैं बिल्कुल पकड़ूंगा। वो हाथ धोकर आ गया और अपना, भाई मेरा मोबाइल दे दीजिए। ठीक है। एक और व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि आप मेरा मोबाइल पकड़िएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल पकड़ूंगा। पकड़ लिया। उन्होंने जब हाथ धोकर, वो जब हाथ धोकर लौट आया वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति ने, जिसका मोबाइल था, उसने यह पूछा कि मेरा आईफोन प्रो मैक्स 128 GB स्पेस ग्रे वाला जो मोबाइल मैं आपको देकर गया था, क्या आप वो मुझे लौटाएंगे। अब आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वो ये दिखाना चाहता है कि उसके पास आईफोन है। अरे भाई ठीक है, बट हम दिखावा क्यों करें। आई बात समझ में। बस यही बात है। और हाँ, हम कभी अपने मने पढ़ने के पश्चात या शिक्षकों की बातों को या अपने से अनुभवी लोगों की बातों को या अभिभावकों की बातों को किस तरह से लेते हैं, अधूरा ज्ञान भी सही नहीं है। मैं कल एक छोटी सी कहानी सुन रहा था, मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों के साथ साझा करूं। उस कहानी में शिक्षक ने यह पढ़ाया कि देखिए भाई, ईश्वर जो है एक्सक्यूज मी, ईश्वर जो है वो कण कण में मौजूद है। हर एक जगह ईश्वर है, हर चीज में, इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं में। उनका शिष्य बड़ा ही आज्ञाकारी था, वो मान गया। अचानक से जब वो एक दिन जा रहा था तो उसे एक हाथी दिखा और वहीं पीछे से एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ कि अरे ये हाथी पागल है, पागल है, आप लोग दूर हट जाइए, दूर हट जाइए, बच के रहिएगा, नहीं तो ये मार देगा आपको, आपको हो सकता है नुकसान पहुंचाए। ऐसा चिल्लाता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। वो महावत था। तो इसी में उस गुरु जी के शिष्य ने कहा कि अरे भाई, ईश्वर सब जगह मौजूद है, ईश्वर मेरे अंदर भी है, तो उस महावत में भी होंगे और उस हाथी में भी जरूर होंगे, तो वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा।
भला एक ईश्वर दूसरे ईश्वर को नुकसान पहुंचा सकता है क्या? उसने यह सोचा। उसके बाद वो जाकर हाथी के सामने चला गया, परंतु उस हाथी ने उसे मारा और उसे पटक दिया। यह जो घटना हुई उसे बड़ा दुख हुआ। वो अपने शिक्षक के पास गया और कहा कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि ईश्वर हर जगह मौजूद होते हैं, फिर इस हाथी ने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? बोले, देखिए, कभी भी जब आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो अधूरा ज्ञान न लें, उस पूरे ज्ञान को लीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि ईश्वर प्रत्येक कण में और हर एक जीव में मौजूद है। तो ईश्वर तो उस महावत में भी मौजूद थे। उस महावत के मना करने के बावजूद भी तुम क्यों गए? उस महावत ने तो मना किया ना आपको कि भाई ये पागल हो गया है, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, आप बिल्कुल उसके सामने ना जाएं। तो क्या उसमें ईश्वर नहीं थे? तो कहीं ना कहीं ईश्वर तो आपको रोक रहे थे कि आप ऐसा कार्य न करें, आपको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन आप नहीं समझे और उनके सामने मौजूद हो गए, उसके समक्ष चले गए और आपको नुकसान पहुंच गया। बात समझ में आई? यानी हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, अनुभवों को अर्जन करते हैं, हमें ये बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है कि हम उसे अपने विवेक से उन विचारों का उपयोग करें। ठीक है ना? व्यवहारिक जीवन में उसको लाएं। तो जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए ज्ञान को अर्जित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका किस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेखक परिचय और पाठ परिचय पर हम लोग ध्यान देंगे। सबको ये बात समझ में आई जो मैंने कहा? यस सर। आई ना यस समझ? सर। ये छोटी सी घटना है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो कल मैं अचानक से सुन रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से साझा कर लूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लेखक की ओर। ओके, तो ये है हमारे समक्ष लेखक परिचय। ठीक है? ओके, तो लेखक परिचय के लिए सबसे पहले चलिए संकेत, संकेत क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? संकेत, संकेत आप अनम्यूट हो जाइए। क्या हुआ संकेत, मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, कौन पढ़ना चाहते हैं? कोई हो सकता है वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो, तो जो आवाज मेरी सुन पा रहे हैं वो हाथ उठाइए जिनको पढ़ना हो। ओके, पीयूष कुमार। ओके, तो चलिए पीयूष आप यस। अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए और शुरू करते हैं सबसे पहले। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिनकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। धन्यवाद, रुक जाइए। देखिए अब थोड़ा ही जान लेते हैं, एकदम सरल है। उनका जन्म मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। वो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया, यानी शिक्षक पद पे रहे। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। ठीक है, यानी मुक्त होकर, यानी हर बातों को वो मुक्त रूप से वो हमारे समक्ष रखते थे, समाज के समक्ष रखते थे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका। तो देखिए यहां पर कह रहे हैं कि जबलपुर से वसुधा, जिस तरह से मैगजीन्स होते हैं ना, इंडिया टुडे, या हिंदी की जो पत्रिका होती है चंपक, या विजडम अंग्रेजी की, उसी तरह से हिंदी की ये पत्रिका है वसुधा, जो कि साहित्य से संबंधित है, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। उन्होंने जो पत्रिका निकाली उसकी काफी सराहना हुई। ठीक है ना? सराहना मतलब काफी उसने जो है क्या बोलते हैं उसे, सराहना मतलब आप समझ ही रहे होंगे, काफी तारीफ, हाँ, उसकी तारीफ हुई। ठीक है ना? सन 1995 उनका निधन हो गया था। चलिए कोई अगला, कोई व्यक्ति है जो पढ़ना चाहते हैं, वो हाथ उठा लें।
अगला कोई भी? अच्छा, 2 लोगों ने हाथ उठाया है। कौन है भाई? मैं यहाँ ओपन नहीं करना चाहता, नहीं तो वो सामने आ जाएगा जिस तरह से उस दिन हो रहा था, तो मैं नहीं चाहता कि वैसा कुछ हो। तो कौन है? अनम्यूट हो जाइए जिन्होंने हाथ उठाया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। ओके, ठीक है, रुक जाइए। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि व्यंग्य लेखकों में सबसे ज्यादा विख्यात अगर कोई हुआ है हिंदी साहित्य जगत में, तो वो है हरिशंकर परसाई। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये दोनों कहानी संग्रह है, यानी निबंध लेखन के अलावा उन्होंने कहानी लेखन भी किया है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, ठीक है ना। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह। ये सारे जो है वो निबंध संग्रह, देख रहे हैं निबंध संग्रह के कितने सारे उन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं या कितने सारे उन्होंने रचनाएं की हैं। कहने का तात्पर्य उन्हें निबंध लेखन में रुचि थी। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, यह भी व्यंग संग्रह है, ठीक है ना, उल्लेखनीय है। चलिए, और कोई हाथ उठाए? 2 लोगों ने हाथ उठाया था, एक तो पल्लवी ने किया, और एक कोई और कोई है? भारतीय जीवन के प्रखंड भ्रष्टाचार, अंत विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरोध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरो हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की ऊपर से बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए किंतु संरचना की अनूठेपन के कारण उनकी भाषा का मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव रेड वेरी वेल। बहुत अच्छे से आप सबने पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, भारतीय जीवन के पाखंड, क्या आप लोगों में से कोई जानता है पाखंड किसे कहते हैं? बताएगा कोई? धर्म विरुद्ध आचरण। धर्म विरुद्ध। अच्छा, और कोई? वेरी गुड, पीयूष ने सही कहा है। और कोई है जो कहना चाहते सर हो? विनायक। अच्छा, विनायक ने कहा था। वेरी गुड विनायक, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो और पाखंड, और कोई कहना चाहता है पाखंड का तात्पर्य क्या है? अनम्यूट होकर जवाब दे सकते हैं, बोलिए। और कोई नहीं कहना चाहता? पाखंड का मतलब अगर एक शब्द में कहूं तो दिखावा, ठीक है ना। तो आज के हमारे भारत में काफी दिखावा होता है और बहुत पहले से रहा है। अब तो बहुत सुधार आ गया है, ठीक है ना, लोगों में समझदारी आ गई है, ठीक, लोगों में वैज्ञानिक सोच आ गए हैं, इसीलिए लोग धीरे धीरे अब पाखंड से दूर होने लगे हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण आज भी, यह दुख की बात है, मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी भ्रष्टाचार हमारे देश में व्याप्त है, हमारे समाज में व्याप्त है। अंतर विरोध, अंतर विरोध मतलब हमें सिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। हमें सिखाया जाता है ईमानदारी, ये तो फिर ये भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें आती कहां से हैं? आखिर क्यों ऐसा होता है? तो ये अंतर विरोध होता है हमारे मन में कि आखिर क्यों मैं ना करूं? आखिर इतना पढ़ लिख कर कोई आईएएस बनता है
और एक व्यक्ति है जो अनपढ़ होकर भी नेता बन जाता है और वो करोड़ों के घोटाले करता है, तो क्यों ना? आपके मन में ये प्रश्न उठता हो, तो ये अंतर विरोध है, ठीक है ना? हमारे मन में जो विरोध उठते हैं, तो आखिर ये सारी चीजें हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उचित है, क्या अनुचित है? अंतर विरोध, बेईमानी, ये तो हमारे समाज के सबसे बड़ा एक अभिशाप है, ये भी कहें। बेईमानी भी है, लेकिन इस दौर में ऐसा नहीं है। इस समाज में सारे लोग ऐसे ही हैं। हमारे समाज में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, जिस वजह से यह समाज आज भी चल रहा है। क्योंकि अगर अच्छे लोगों की कमी हो जाए और अच्छे लोग न रहे ना, तो फिर हमारा समाज नहीं रहेगा। बहुत जल्द ही हमारे समाज, हमारे देश, ये पूरे संसार का पतन हो जाएगा। इसीलिए हमें एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श मनुष्य, एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहिए, ठीक है? ताकि समाज के लिए हम बेहतर साबित हो सके। तो देखिए, उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। जब आप उनके व्यंग लेखकों को व्यंग रचनाओं को पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सच में ये सही कह रहे हैं और हमें भी और हमारे समाज में भी ये परिवर्तन लाना चाहिए। हमें अपने अंदर भी ये परिवर्तन और समाज में भी, ठीक है? कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और कोरे हास्य, आप लोगों में से कितने लोगों ने अंधेर नगरी पढ़ा है? जरा बताइएगा। पल्लवी और बाकी लोग, सब लोग अनम्यूट होकर भी बोल सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग अनम्यूट नहीं हो सकते, इसलिए मैंने अलाउ कर दिया। यू ऑल आर वेरी डिसेंट एंड डिसिप्लिन्ड, यू ऑल। तो सो अनम्यूट होकर भी आप बोलें, मुझे अच्छा लगेगा। आप अनम्यूट होकर बोले, आप कितने लोगों ने पढ़ा है? अनम्यूट हो जाइए और बताइए। यस सर। पढ़ा है ना? अच्छा, कितने लोगों यस को, सर। यस सर। कितने लोगों को मजा आया था और काफी हंसी आई थी? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? बोलिए, अनम्यूट हो जाइए और बोलिए। यस सर। हम यस सर। मजा आया था ना? कोई मुझे ये बताएगा कि क्या जो कुछ भी आपने अंधेर नगरी में पढ़ा था, अगर वो ऐसा सच में हो जाए तो कितना मजा आएगा? क्यों? सही होगा? आपको क्या नो लगता सर। है? नो सर। नहीं होना चाहिए ना? नो सर। यानी चाहे वो कुंजड़ी न हो, चाहे वो कोतवाल हो, चाहे क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम था, नारायण दास हो या गोवर्धन दास हो या अन्य जितने भी पात्र हैं वो हो, हमें बड़ी हंसी आई, बहुत मजा आया, हंसते हंसते पेट फूल गया, जबड़े में दर्द आ गया, मुझे भी। लेकिन उस हंसी के बाद जब आप एक बार एकांत में बैठकर विचार करेंगे ना कि अगर सच में समाज की ऐसी स्थिति हो गई तो क्या होगा, तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक उसी भांति यहां पर हरिशंकर परसाई के जो निबंध हैं, उनमें भी हंसी तो आएगी, लेकिन आपको विचार करने पर, सोचने पर वह विवश कर देगा। आप विवश हो जाएंगे सोचने के लिए कि क्या सच में ऐसा हो रहा है और हमें ऐसा करना चाहिए। आगे देखते हैं। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसकी एक उपस्थिति यहाँ पर दर्ज होती है और यहाँ पर हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। जब उन्होंने व्यंग लेखन शुरू किया तो उसके ही आधार पर बाकी लोग भी व्यंग रचना करने लगे, लेकिन शुरुआत इनसे हुई, यानी इनसे काफी लोग प्रभावित थे। परसाई जी, अब देखिए उनकी भाषा कैसी है, जरा उसके बारे में जान लें। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, वो ज्यादा कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करते, आपको समझ में आ जाएगा। किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण, यानी उन्होंने जिस तरह से शब्दों को, वाक्यों को, अपने कथनों को बिल्कुल सजा कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है ना, वो एक बिल्कुल अलग तरीके का है, और जिसकी वजह से उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मारक क्षमता मतलब मारने की क्षमता। अब ऐसा तो नहीं है भाषा हमें मार नहीं सकती, लेकिन हमें चोट पहुंचाती है भावनाओं के आधार पर, तो हमें चोट पहुंचाएगी और ऐसा लगेगा कि सच में यह समाज में व्याप्त है और हमें भी क्या करना चाहिए, बदलाव लाने चाहिए और समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे।
और कोई है जो पढ़ना चाहेंगे? आप पाठ परिचय जरा पढ़ यस लीजिए। सर। चलिए पढ़िए। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। प्रेमचंद के फटे जूते ये जो निबंध है असल में व्यंग्यात्मक निबंध है। शीर्षक जो व्यंग्यात्मक निबंध है, व्यंग ही है, ठीक है ना। शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी, गांधी जी भी हमेशा क्या कहा करते थे, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। लेकिन कहां तक था, शायद वही चीज यहाँ पर प्रेमचंद ने भी अपनाया था, सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले, इसीलिए वो कथा सम्राट कहलाते। कौन? प्रेमचंद, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कथा सम्राट है। और के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि, यानी प्रेमचंद जो थे वो जिस तरह से समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण को रखते थे उसको भी यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। दिखावे की प्रवृत्ति क्यों कहा है? आज के लोगों में दिखावा सच में बहुत अधिक बढ़ चुका है और आज भी समाज में व्याप्त है, ठीक है। इसीलिए हमें उससे आगाह किया है, ठीक है ना, हमें सचेत किया है। अवसरवादिता का मतलब क्या होता है? अवसरवादिता का मतलब होता है जो व्यक्ति केवल और केवल लाभ उठाने के अवसर ढूंढता रहता है और जब उस व्यक्ति का लाभ की पूर्ति हो जाती है तो क्या करता है, वो उससे अपना छुटकारा पा लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बस तब तक वो उससे जुड़ा रहता है जब तक उससे लाभ होता है। जैसे ही उससे लाभ मिलना बंद हो जाता है वह उससे दूर हो जाता है। सामान्य उदाहरण लेते हैं, कोई अपने ऊपर ये व्यक्तित्व पर मत ले लीजिएगा, मैं सामान्य तौर पर यह बात कह रहा हूं। कोई एक व्यक्ति है, देखिए सब लोग ऐसा नहीं होते लेकिन ज्यादातर ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि इन बातों को साझा करूं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक दोस्त है, एक मित्र है, दो मित्र हैं। अगर एक मित्र गरीब है और एक अमीर है तो देखिएगा अमीर जो है वो तो खर्च करेगा, लेकिन कब तक? ये गरीब मित्र को वो बोल देगा कि नहीं अब नहीं, और उससे पीछा छुड़ाने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि वो तो कभी खर्च करता ही नहीं, सिर्फ मुझे ही करना पड़ता है, तो मैं क्यों इनके साथ रहूं, मैं ऐसे के साथ क्यों ना रहूं जो मेरे पे भी खर्च करे। क्या ये सही है कि नहीं? बताइए, ये बातें सच है या झूठ है? सर सच है। कहीं कहीं सच है सर, कहीं कहीं झूठ। बिल्कुल। अब कहीं कहीं झूठ इसलिए है क्योंकि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, आज भी अच्छे लोग हैं। और ये झूठ इसलिए है और सच इसलिए है क्योंकि आज भी समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो लोग इस तरह का लाभ उठाने में जरा भी चूक नहीं करते, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बताइए तो अच्छा, तो यहां तक सबको समझ में आ गया? आज लेखक परिचय और यस पाठ सर। यस परिचय, सर। किसी को कोई परेशानी हुई क्या? किसी को भी कोई परेशानी हुई? नो सर। नो नो सर। नो सर। सर। तो समय समाप्ति की ओर है क्या? आप लोगों यस के सर, आज लेट से शुरू किए थे सर। अ, वो अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए होता है कभी कभी, क्योंकि देखिए हमारे समक्ष एक नेटवर्क वाला भी इशू है। बट हाँ, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास समय हो उसका उचित उपयोग करें। सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं अगर 40 मिनट बोलता ही रहूं और आप लोग कुछ ना सीखें, उससे अच्छा है कि मैं भले 20-25 मिनट पढ़ाऊं और आप लोग कुछ सीख पाए, ठीक है ना। तो चलिए मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए लाभकारी रहा होगा अब तक मैंने जो पढ़ाया, तो अगली कक्षा में हम लोग उसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई परेशानी? नो सर। तो शुड वी कंक्लूड? चलिए तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? यस सर। ओके यस सर, ऑफ कोर्स सर। ओके सर, ओके। और आप लोग को जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगली कक्षा में मिलते हैं, धन्यवाद।